नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 सितंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। रैगिंग, बाहरा यूनिवर्सिटी के 3 छात्र अरेस्ट। बाहरा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट में हुए रैगिंग मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में 1-2 और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी छात्रों सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गहनता से पूछताछ की है। मामले में शामिल 4 छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अभिभावक अब लगातार न केवल अपने बच्चों से बल्कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी संपर्क साध रहे हैं। वायरल वीडियो में हॉस्टल के भीतर शराब का सेवन व धूम्रपान करते हुए छात्र दिख रहे हैं। गौर रहे कि वाकनाघाट स्थित बाहरा यूनिवर्सिटी में सीनियर्स छात्रों द्वारा जूनियर के साथ रैगिंग, मारपीट का मामला सामने आया था। पीड़ित छात्र की शिकायत के आधार पर कंडाघाट थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। इस मामले से बाहरा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और हॉस्टल में रह रहे बच्चों की सुरक्षा व माहौल के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच इस मारपीट का एक वीडियो भी मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में सीनियर छात्र हॉस्टल के कमरे में बैठकर धूम्रपान करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये युवक पीड़ित के साथ मारपीट करके उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीच बीच में आरोपी छात्र पीड़ित युवक को मार भी रहे हैं। समाचार नंबर 2। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर जोरदार प्रदर्शन। शिमला शहर के बाद अब नगर निगम मंडी में भी अवैध निर्माण के आरोपों में घिरी मस्जिद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिमला की तरह ही मंडी में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्यों ने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर खूब प्रदर्शन किया। निगम कार्यालय के बाहर विभिन्न हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने के बाद शहर में रैली निकालते हुए मस्जिद भवन तक जाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्कोडी पुल से वापस भेज दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अवैध मस्जिद को सील करने की भी मनाही की। प्रदर्शन को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस और क्यूआरटी की भी तैनाती मौके पर की गई। बता दें कि मंडी शहर के पैलेस वार्ड में जेल रोड पर एक पुराना मस्जिद भवन है। आरोप है कि यह मस्जिद लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाई गई है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में मस्जिद संचालकों ने ढांचे कुछ हिस्से को तोड़कर पक्के भवन का निर्माण कर दिया है। नगर निगम ने मस्जिद संचालकों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इसी मामले को लेकर मंगलवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में निगमायुक्त की अध्यक्षता में सुनवाई भी हुई। निगम के भीतर काट में इस मामले जहां सुनवाई हो रही थी, तो वहीं बाहर अवैध निर्माण के विरोध में हिंदू संगठन खूब गरजे। समाज सेवी गोपाल कपूर ने कहा कि यह मस्जिद भवन पूरी तरह से अवैध निर्माण है।
नगर निगम की 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच। अवैध मस्जिद के मामले की जांच नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चली है, जहां मंगलवार को मस्जिद संचालक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवा सके हैं। इसमें नगर निगम का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र, लोक निर्माण विभाग की एनओसी और भवन का नक्शा नहीं मिला है। नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि मस्जिद को लोक निर्माण विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिली है, जिस कारण नगर निगम मंडी ने भी नक्शा पास नहीं किया है। मामले की जांच के लिए निगम द्वारा 6 लोगों की टीम अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई है। इसमें लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है। इस मामले की सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। नोटिस भेजने के बाद भी जारी रहा अवैध निर्माण। नगर निगम मंडी के समक्ष यह मामला ध्यान में आने के बाद इसी वर्ष मस्जिद संचालकों को 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। समाचार नंबर 3। सभी बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी अब तक 76,000 स्कूलों को समायोजित किया जा चुका है। यह खुलासा मंगलवार को विधानसभा में हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि किसी भी बच्चे को सरकार शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। उनके लिए जो संभव होगा वह किया जाएगा। जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है, वहां जिला मुख्यालयों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। उसके लिए सरकार गाड़ियों का प्रबंध भी करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति जिला के स्कूलों में 2100 बच्चे पंजीकृत हैं और शिक्षक 750 हैं। पीटीआर रेशो 2 बच्चों के पीछे 1 टीचर का भी नहीं बनता है। यह मामला सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल के साथ दूसरे राज्यों की स्थिति भी बताई। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि युक्तिकरण की जरूरत है, लेकिन लाहौल स्पीति की विषम परिस्थितियों को देखते हुए जब तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू नहीं हो जात, तब तक सुविधाएं बच्चों को वहां पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल मर्ज हुए हैं, उनके आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। अनुराधा राणा ने कहा कि उनका क्षेत्र हिमस्खलन वाला क्षेत्र है, पैदल बच्चे दूर का सफर नहीं कर सकते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके इलाके की फिर से समीक्षा की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्कूलों को मर्ज करना व शिक्षकों का युक्तिकरण इसी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 5,13,000 विद्यार्थियों की पंजीकरण में कमी आई है। स्कूलों को केवल हिमाचल ने ही मर्ज नहीं किया है। पिछले 10 सालों में देश में 76,000 स्कूल मर्ज हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि गुजरात राज्य से वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहां पर 5,200 स्कूलों को पिछले 10 सालों में मर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल मर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 14,000, जम्मू कश्मीर में 4,790 स्कूलों को मर्ज किया गया है। इसी तरह राजस्थान में 2,335, छत्तीसगढ़ में 2,328, उत्तराखंड में 1,671 व हरियाणा में 623 स्कूलों को मर्ज किया गया है। समाचार नंबर 4। सिर्फ राजनीति चमकाने को झूठे आरोप लगा रहे भाजपा विधायक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा के विधायक आशीष शर्मा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप सरासर गलत है और केवल राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायक ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है।
यह मामला सोमवार को आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा में सामने आया था, मगर विधायक द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कार्यवाही से हटा दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले साल भारी बरसात की वजह से ब्यास नदी के तटों पर बड़ा नुकसान हुआ था और इस कारण सरकार ने वहां पर मौजूद क्रशरों का बंद कर दिया गया था। केवल उन्हीं क्रशरों से रेत बजरी बेचने की इजाजत थी जिनके पास पहले से मटेरियल पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि केवल एक ही क्रशर को चलाने की अनुमति दी गई है। इसलिए जो भी आरोप विपक्ष के विधायक ने लगाए हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है। केवल राजनीतिक मंशा से ये आरोप लगाए गए हैं। विभाग को जमीन नहीं चाहिए तो वापस कर दे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग को यदि उनकी जमीन नहीं चाहिए तो वह वापस कर सकता है। इस जमीन पर पर्कुलेशन वेल 2022 में बन गया था और यह जमीन उनकी मुश्तरका जमीन है। उन्होंने कहा कि जहां तक हमीरपुर कांगड़ा में माइनिंग की बात है तो ईडी उसकी जांच कर रही है, उसे करने दो। उन्होंने अध्यक्ष से आरोपों को कार्यवाही से हटाने की मांग की और कहा कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। पिछली सरकार में ली गई थी सीएम की जमीन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नादौन में जल शक्ति विभाग द्वारा पूर्व सरकार के समय हर घर नल से जल योजना के तहत काम किया जाना था और सीएम के परिवार की जमीन नदी के किनारे थी। विभाग ने सरकारी जमीन समझकर उस पर काम कर दिया, लेकिन बाद में नादौन कोर्ट से विभाग को नोटिस आया कि जमीन का मालिकाना हक किसी और का है। तब निर्णय लिया गया कि मालिकाना हक रखने वालों से बात की जाए और उनके साथ नेगोशिएशन हो। इसलिए साफ है कि इसमें किसी भी तरह का दबाव नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह पूर्व सरकार के समय में हुआ है। गरली से ऊना शिफ्ट नहीं होगा सहकारी प्रशिक्षण संस्थान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि गरली से सहकारी प्रशिक्षण संस्थान स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और तीसरा नया संस्थान ऊना के पंजावर में स्थापित होगा, जो कि मियां हीरा सिंह के नाम पर होगा। सदन में भाजपा विधायक विक्रम सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाए गए मामले पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हिमाचल से हुई है, मगर इस पर कई दूसरे राज्य आपत्ति जता रहे हैं। इस पर हिमाचल अपनी दावेदारी पेश करेगा, क्योंकि वर्ष 1892 में 133 साल पहले मियां हीरा सिंह ने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि पंजावर क्षेत्र में प्रदेश की तीसरा सहकारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया जाएगा। इस तरह से राज्य में 3 संस्थान होंगे, जिसमें एक गरली में रहेगा, जो कि वर्ष 1981 से चल रहा है। वहीं दूसरा संस्थान शिमला के मशोबरा में चल रहा है। समाचार नंबर 5। गर्म इलाकों में कुफरी भास्कर आलू लाएगा बहार। आलू की मांग को देखते हुए सीपीआरआई संस्थान के द्वारा आलू की नई किस्में तैयार की जा रही है। संस्थान ने भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आलू की फसल का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार शोध कार्य चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आलू की फसल ठंडे पाले से मुक्त क्षेत्रों और मौसम में सबसे अच्छी तरह से उगती है और फसल गर्मी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। इन बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्यों को बढ़े हुए क्षेत्र, उत्पादकता और विभिन्न अनालू उत्पादक कृषि पारिस्थितिकी के लिए बेहतर शमन रणनीतियों से पूरा किया जा सकता है। उच्च तापमान का प्रभाव न केवल उत्तर पश्चिमी मैदानों की अगेती मौसम की फसल को प्रभावित करता है, बल्कि मध्य और पूर्वी मैदानों की मुख्य मौसम की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इस तरह के अजैविक तनावों के प्रभाव को दूर करने और कम करने के लिए बेहतर लचीलापन के साथ आलू की किस्में भविष्य के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
इन सभी कारणों को देखते एक नई गर्मी सहिष्णु किस्म कुफरी भास्कर विकसित गई है। कुफरी भास्कर आलू की खासियत। कुफरी भास्कर आलू नई किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है, गर्मी सहन करने वाली किस्म है जिसमें माइट और हॉपर बर्न सहनशीलता है। यह एक वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित किस्म है जो उच्च तापमान और संबंधित समस्याओं के लिए अधिक लचीलापन रखती है। कुफरी भास्कर एक अगेती मध्यम परिपक्वता वाली किस्म है। आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशाल उत्तरी मैदानों की अगेती फसल के अलावा गैर परंपरागत और गर्म क्षेत्रों में आलू की खेती का विस्तार करने का एक अन्य विकल्प प्रदान करेगा। मध्यम परिपक्वता, अच्छी उपज क्षमता और परिवेशीय परिस्थितियों में लंबे समय तक भंडारण क्षमता है। समाचार नंबर 7। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने वापस लिया मानहानि का केस। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नाहन से पूर्व विधायक डा राजीव बिंदल ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को हाई कोर्ट से वापस ले लिया है। इस मामले में डा बिंदल ने कोर्ट को बताया कि उनका और प्रतिवादियों का आपसी समझौता हो गया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के समक्ष लिखित समझौता भी पेश किया गया। इस वक्तव्य के पश्चात कोर्ट ने विक्रमादित्य के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े दीवानी दावे को वापस लेने की इजाजत दे दी। डा राजीव बिंदल ने कांग्रेसी नेता विक्रमादित्य सिंह सहित नाहन विधानसभा क्षेत्र के 2 अन्य कांग्रेसी नेताओं देशराज लबाना व सोमदत्त पर मानहानि का दावा करते हुए प्रदेश हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। प्रार्थी के अनुसार चंद कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके चरित्र पर अंगुलियां उठाने का प्रयास किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने प्रार्थी बिंदल के आवेदन पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार व गलत टिप्पणियां करने पर प्रतिबंध व रोक लगा दी थी। प्रार्थी ने कोर्ट में कहा था कि वह छात्र जीवन से लेकर अब तक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वह 3 बार सोलन और नाहन से विधायक भी चुना गया था और 1 बार स्वास्थ्य मंत्री भी रहा। इतना ही नहीं, वह पूरे देश की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है और समाज में उनका अच्छा खासा नाम है। समाचार नंबर 8। परीक्षा परिणाम को बनेगी क्लस्टर प्रणाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेजों में छात्रों के परीक्षा परिणाम समय पर जारी हो सकें, इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर सब प्रकाश बंसल ने विभिन्न कॉलेजों से आए प्राचार्य के साथ बैठक की और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर नेक एक्रेडिटेशन की चर्चा की गई। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को जोन में बांटकर एक महाविद्यालय को क्लस्टर बनाया जा सकता है। इसका फायदा यह होगा कि पेपर के आवंटन में टाइम बचेगा और परीक्षा परिणाम समय पर आ सकेगा। कुलपति ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। कुलपति ने कहा कि वह जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी महाविद्यालयों में लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति महाविद्यालयों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः लागू किया जाएगा ताकि इसे लागू करने के लिए आसानी हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी महाविद्यालयों के लिए नेक होना जरूरी होगा। अतः सभी महाविद्यालयों को नेक में आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि नेक से संबंधित जानकारी के लिए वह कुछ ही समय में हिमाचल प्रदेश में नैक की एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें नैक के पदाधिकारी भाग लेंगे। कुलपति आचार्य सत प्रकाश बंसल ने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट तथा एकेडमिक बेस्ड क्रेडिट को लागू करने के लिए सभी प्राचार्यों को आदेश दिए। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों को नेक के अंतर्गत छात्रों को पंजीकृत करवाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नेक द्वारा ही महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी तर्ज पर ही सभी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।
कुलपति द्वारा दिए गए इस सुझाव को सभी प्राचार्यों ने स्वीकार किया और कहा कि इस प्रणाली से छात्रों को कम समय में उनका परिणाम मिल सकेगा। इसके साथ ही महाविद्यालयों को और ज्यादा सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस पर कुलपति ने सभी प्राचार्यों को अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर प्रतिकुलपति आचार्य राजेंद्र वर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण आचार्य ममता मोक्ता, कुल सचिव डा वीरेंद्र शर्मा, परीक्षा नियंत्रक आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद आचार्य एस नार्टा सहित विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्राचार्य वर्ग रहे। समाचार नंबर 9। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र के समापन के साथ विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 27 अगस्त से 10 सितंबर तक चले इस सत्र में कुल 11 बैठकें हुई। इसकी कार्यवाही लगभग 53 घंटे तक चली। इस तरह सत्र की उत्पादकता 96% रही। सत्र के दौरान कुल 480 तारांकित तथा 299 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। नियम 62 के अंतर्गत 14 विषयों तथा नियम 63 के अंतर्गत एक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। नियम 102 में 2 सरकारी संकल्प पारित हुए। नियम 130 के अंतर्गत 5 विषय चर्चा में आए। 25 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 12 विषय सभा में उठाए गए। स्पीकर ने बताया कि अभी हम इस कैलेंडर वर्ष में 23 बैठकें पूरी कर चुके हैं। सत्र के दौरान विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के 1023 बच्चों ने सदन की कार्यवाही को देखा, जो देश की संसदीय प्रणाली तथा मजबूत लोकतंत्र का परिचायक है। सत्र चलाने में सहयोग देने के लिए उन्होंने सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान समेत सभी विधायकों का धन्यवाद किया। श्री पठानिया ने इस अवसर पर सभी को आगामी शारदीय नवरात्र तथा दशहरा व दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।